नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एचडीएस मास्टर 1.0 में स्वागत है। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे परिसंचरण तंत्र की और पिछले वीडियो में मैं परिसंचरण तंत्र का पार्ट 1 लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित थे और उस वीडियो में मैंने पूरा हृदय के बारे में पढ़ा रखा था। आज हम लोग बात करेंगे रुधिर या रक्त या ब्लड की। तो आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग बहुत पढ़े होंगे, कई सारे अध्यापक लोग से पढ़े होंगे रुधिर के बारे में। आज हम भी इस रुधिर टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आप लोग इसे कितना पसंद करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक नए ढंग से, एक नए अंदाज में इसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा और देखते हैं कितना आप लोगों को पसंद आता है। देखिए, रुधिर तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत मैंने बताया था कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत 3 भागों को शामिल किया था। एक मैंने बताया था हृदय को, दूसरा मैंने बताया था रुधिर को और तीसरा मैंने बताया था रुधिर वाहिनियाँ। क्या बताया था? रुधिर वाहिनियाँ। तो इसमें मैंने हृदय को कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग देखेंगे रुधिर के बारे में। तो आइए रुधिर की हम शुरुआत करते हैं। रुधिर, देखिए मित्रों, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या रुधिर क्या होता है? रुधिर जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो रुधिर का जो पीएच मान होता है यह 7.4 होता है। अर्थात जो हमारा ब्लड होता है हल्का क्षारीय होता है। जैसे कि 7 से जो मान, जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। जो 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। और जो 7 से जिसका मान कम होता है उसका वो अम्लीय होता है। तो अर्थात हमारा रुधिर जो है हल्का क्या है? क्षारीय है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो एक किसी भी स्वस्थ मनुष्य में उसके संपूर्ण भार का लगभग 7%, मनुष्य के भार का, शरीर के भार का, हम इसको बात कह सकते हैं शरीर के भार का, मनुष्य के शरीर के भार का 7% भार किसका होता है? 7% भार किसका होता है? रुधिर का होता है। अब एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5.5 लीटर क्या पाया जाता है? 5.5 लीटर क्या होता है? रुधिर होता है। और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो होता है आधा लीटर रक्त क्या होता है? कम होता है। आधा लीटर रक्त कम होता है। आधा लीटर रक्त कम होता है। तो इस बात को आप नोट बना लीजिएगा और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब देखिए हम लोग देखेंगे रक्त का संगठन। देखिए रक्त का संगठन, रक्त का संगठन। और रक्त के संगठन के अंतर्गत हम 2 चीज़ों को रखते हैं। देखिए रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो तरल पदार्थ होता है, एक ठोस पदार्थ होता है। तो तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? एक तरल पदार्थ होता है और एक क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। तरल पदार्थ क्या होता है? प्लाज्मा। तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और ठोस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। और तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। अब देखिए इस ठोस पदार्थ के वे 3 भागों में बांट देते हैं। इसमें देखिएगा रक्त का जो 55% भाग होता है वह प्लाज्मा होता है और 45% भाग जो होता है वो रुधिराणु होता है। इस बात को याद रखेंगे। अब इस रुधिराणु के भी 3 भाग होते हैं। तो इसको हम बांट देते हैं आरबीसी, इसको बांट देते हैं डब्ल्यूबीसी और इसको हम बांट देते हैं प्लेटलेट्स। क्या बांट देते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स में बांट देते हैं। तो इस तरह से रुधिराणु यानी ठोस भाग या कणकीय भाग जो होता है उसके कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। अब मित्रों हम एक एक पार्ट को देखेंगे। प्लाज्मा को देखेंगे, आरबीसी को देखेंगे, डब्ल्यूबीसी को और किसको देखेंगे? प्लेटलेट्स को देखेंगे।
तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए बात करेंगे हम लोग तरल भाग। तरल भाग जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। तो हम स्टार बाय स्टार, तो ब्लड का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो लिख लेते हैं रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। 55% भाग प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है, जल होता है। और शेष 10% में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो शेष भाग या हम प्लाज्मा का 10%, प्लाज्मा का 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे हम बात करें प्रोटीन है, लवण है, ग्लूकोज है, ये सब क्या होते हैं? जैसे लिख लेते हैं, जैसे प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो पदार्थ होते हैं अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब देखिएगा, हम बात करेंगे तो प्लाज्मा का रंग जो होता है वो कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है। तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लाज्मा का कार्य क्या है। प्लाज्मा का कार्य, तो प्लाज्मा के कार्य की बात करेंगे हम लोग। तो प्लाज्मा का कार्य होता है हमारे शरीर में पोषक पदार्थ या पचे हुए भोज्य पदार्थ, हार्मोन का शरीर में परिवहन करना। पचे हुए भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थ लिख देते हैं, पोषक पदार्थ एवं हार्मोन्स का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। यहीं पर एक बात कर देता हूँ कि प्लाज्मा में एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग कर दिया जाता है तो शेष बचा हुआ प्लाज्मा का भाग क्या कहलाता है? सेरम कहलाता है। तो इस बात को भी हम लिख देते हैं सेरम। लिखिएगा, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को अलग कर दिया जाता है, तो प्लाज्मा का शेष भाग सेरम कहलाता है। सेरम कहलाता है। तो प्लाज्मा का शेष भाग क्या कहलाता है? सेरम कहलाता है। तो दोस्तों इस बात को आप याद रखेंगे। या प्लाज्मा के बारे में कंप्लीट है इतना, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे ठोस भाग, और ठोस भाग को हम लोग क्या कहे थे? रुधिराणु कहे थे। क्या कहे थे? रुधिराणु कहे थे। तो रुधिर का ठोस भाग लेते हैं, और ठोस भाग कै % होता है? 45% होता है। और ठोस भाग को क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स वहाँ गलती से मैंने लिख दिया था, इसे अंग्रेजी में ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। अब इस रुधिराणु के कितने हिस्से होते हैं? मैंने बताया 3 हिस्से होते हैं, RBC, WBC, और इसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे RBC को। किसको देखेंगे? RBC। चलिए हम लोग बात करते हैं मित्रों RBC की। तो आप हेडिंग डालिएगा RBC, और RBC को हम लोग देखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिका। क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिका। देखिए इसे लाल रुधिर कणिका बोलते हैं क्योंकि यह कणिका नुमा भी भाग ही होता है। इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, क्योंकि पहले ही हमने बताया कि तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा, और ठोस भाग जो कणकीय भाग होता है वो क्या कहलाता है? रुधिराणु कहलाता है। तो रुधिराणु का ही हिस्सा है RBC, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लाल रुधिर कणिका। RBC को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब देखिएगा सामान्य संख्या RBC की सामान्य संख्या, यानी रुधिर में प्रति घन मिलीलीटर ब्लड में प्रति घन मिलीलीटर ब्लड में कितना RBC पाया जाता है? तो RBC की सामान्य संख्या होती है 50 लाख। कितना होती है? 50 प्रति घन मिलीलीटर। यानी 1 घन मिलीलीटर ब्लड में 50 लाख क्या पाई जाती है? RBC पाई जाती है। और किस में पाई जाती है? पुरुष में। किस में? पुरुष में। और RBC की सामान्य संख्या किस में? सामान्य संख्या मादा में। तो मादा की बात करें तो लगभग 45 लाख। कितना? लगभग 45 लाख पाई जाती है प्रति घन मिलीलीटर पाई जाती है। किसमें? महिलाओं में। अब देखिएगा संख्या इसकी, जब RBC की कमी से एक रोग हो जाता है जिसे हम बोलते हैं एनीमिया रोग। क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग होता है तो अत्यधिक एनीमिया रोग के होने के कई सारे कारण होते हैं। या तो अत्यधिक रक्त का स्राव हो जाता है, या विटामिन B12 और विटामिन B6 की कमी हो जाती है, या मलेरिया हो जाता है, या आयरन की कमी हो जाता है। तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। इस बात को जानते हैं, लिखते हैं। RBC की कमी से क्या होता है? एनीमिया। RBC की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाती है। इसीलिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आयरन की गोलियां खाने के लिए क्या दिया जाता है? सलाह दिया जाता है। इस बात को भी आप याद रखना। तो यहाँ नोट करके लिख देता हूँ। नोट: गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां खाने की सलाह दी जाती है। और
आयरन की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। आरबीसी की कमी से और आरबीसी की अधिकता से, आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? पॉलीसाइथीमिया। इसको लिख देते हैं पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे किसकी? आरबीसी की। अब देखिएगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। जो अस्थियों के बीच रिक्त स्थान या खोखला भाग होता है, उसमें एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। और मित्रों, उसी अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो है प्लीहा के अंदर होता है, यकृत के अंदर, लीवर व प्लीहा के अंदर होता है। तो यही नोट करके लिख देता हूँ, भ्रूणी अवस्था में भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर? यकृत या किसमें? प्लीहा में होता है। प्लीहा में निर्माण यकृत या प्लीहा में होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जब आरबीसी का निर्माण वहाँ पर होता है तो कुछ अतिरिक्त आरबीसी का निर्माण हो जाएगा। तो अतिरिक्त आरबीसी का निर्माण हो जाता है तो उसे प्लीहा में या तिल्ली में ही क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, अतिरिक्त आरबीसी को प्लीहा में संचित किया जाता है। इसीलिए मित्रों, प्लीहा को आरबीसी की या प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं। इसी कारण शरीर का रुधिर या ब्लड बैंक कहते हैं। इसीलिए प्लीहा बोलें तो तिल्ली, प्लीहा को शरीर का या मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला बात समझिएगा मित्रों, जब आरबीसी का निर्माण हो जाता है तो इस आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और 120 दिन के बाद इस आरबीसी का इसी प्लीहा में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यह बात को भी लिख लेते हैं। इसलिए आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। तो लिख लेते हैं आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की, तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है प्लीहा में होती है। कहाँ होती है? प्लीहा को ही हम क्या बोलते हैं? तिल्ली बोलते हैं। प्लीहा को ही क्या बोलते हैं? तिल्ली बोलते हैं। और इसे अंग्रेजी में प्लीहा को स्प्लीन की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। तो आरबीसी तिल्ली या स्प्लीन में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं आरबीसी की कब्र। आरबीसी की कब्र किसे बोलते हैं? आरबीसी की कब्र। तो आरबीसी की कब्र किसे बोला जाता है? प्लीहा को बोला जाता है। या किसको बोला जाता है? तिल्ली को बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा,
आरबीसी में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जिका आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं ना। एक बात याद रखना, आरबीसी के केंद्रक में, आरबीसी में ऐसे लिखेंगे, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गाल्जिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाए जाते हैं। लेकिन एक बात नोट करके यहीं छाप लीजिएगा, नोट। ऊंट और जो लामा होता है, देखिए नोट, देखिए ऊंट की एक प्रजाति होती है लामा। ऊंट की एक प्रजाति होती है लामा, मतलब इसका हाइब्रिड प्रजाति होती है लामा। इसकी आरबीसी में ऊंट और लामा स्तनधारियों में ना, तो इसको हम लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा, स्तनधारियों में ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए ठीक है मित्रों, अब देखिएगा, हमारे रुधिर में जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है, और रक्त में जो पाया जाता है एक प्रोटीन, एक लव यौगिक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो होता है, हीम या हीमेटिन जो होता है एक लव यौगिक होता है, और ग्लोबिन जो होता है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में या रक्त में जो रक्त में जो आरबीसी होता है, और उस आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो वहीं हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में किसका परिवहन करता है, गैसीय पदार्थों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, O2 तथा CO2 का परिवहन करना। तो इस बात को लिख लेते हैं, आरबीसी में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए, आरबीसी में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन है दो शब्दों से मिलकर बना है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से, एक तो है हीम, या इसे हम क्या बोलते हैं, हीमेटिन, क्या बोलते हैं, हीम या हीमेटिन बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, और यह क्या होता है, एक लौह यौगिक होता है। क्या होता है, लौह यौगिक होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और लिख देता हूँ, आरबीसी के कार्य। तो आरबीसी के कार्य क्या होते हैं, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तो लिख देता हूँ, ऑक्सीजन तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना।
इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रक्त समूह की बात करते हैं। चलिए तो मित्रों एक बार ध्यान से सुनिएगा। अब तक हम लोग ने आरबीसी के बारे में, रुधिर के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आप लोगों को बताया कि ठोस और रुधिर के दो भाग होते हैं, एक तरल भाग एक ठोस भाग होता है। तरल भाग प्लाज्मा और ठोस भाग क्या होता है, रुधिराणु होता है। अब हम लोग इसमें रुधिराणु के भी 3 भाग किए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसमें मैंने आरबीसी को आपको डिफाइन करने का प्रयास किया। अब हम लोग देखेंगे रक्त समूह का निर्धारण, देखेंगे रक्त समूह का निर्धारण, रक्त समूह का निर्धारण देखेंगे। अब देखिएगा रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। यानी उसमें जो एंटीजन पाया जाएगा वही क्या कहलाएगा, रक्त समूह कहलाएगा। तो इसको हम अभी समझाते हैं। देखिएगा रक्त समूह का निर्माण, रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी में पाए जाने वाले रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी में पाए जाने वाले या आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है, एंटीजन के आधार पर किया जाता है। देखिए मान लीजिए एक तरफ हम लोग ले लेते हैं एंटीजन, आरबीसी में मान लीजिए ए एंटीजन है तो रक्त समूह क्या होगा, रक्त समूह। अगर एंटीजन क्या है, ए है, तो रक्त समूह क्या होगा, ए होगा। यदि ए बी एंटीजन है तो रक्त समूह क्या होगा, ऐसे। यदि ए है तो रक्त समूह ए, यदि बी है तो रक्त समूह बी, यदि एंटीजन ए बी है तो रक्त समूह क्या होगा, ए बी होगा। रक्त समूह क्या होगा, ए बी होगा। यदि कोई रक्त समूह नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, तो रक्त समूह क्या होता है, ओ होता है। अब मित्रों मैंने बताया कि आरबीसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। ये जो एंटीजन पाया जाएगा वही रक्त समूह कहलाएगा। अब इस एंटीजन के ऊपर भी क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो एंटीजन का विपरीत होता है और एंटीबॉडी को स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी के रक्त समूह में एंटीजन ए है तो उसका विपरीत एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। और बी होगा तो उसके शरीर में कौन सा एंटीबॉडी होगा, इसका विपरीत ए एंटीबॉडी होगा। और यहाँ ए और बी एंटीजन है तो उसके रुधिर में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। और एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी का कौन सा एंटीबॉडी होगा, ए बी एंटीबॉडी होगा। कौन सा एंटीबॉडी होगा, ए बी एंटीबॉडी होगा। तो इस तरह से याद रखना कि रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो कोई एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ए बी एंटीबॉडी पाया जाता है। रक्त समूह ए बी में कौन सा एंटीजन होता है, तो ए बी होता है। रक्त समूह ए बी में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ए बी वाले रक्त समूह में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब देखिएगा इस रक्त समूह की खोज किसने किया था, रक्त समूह की खोज की बात करें तो रक्त समूह की खोज, अगर हम बात करें ए बी ओ रक्त समूह की खोज, ए बी ओ यानी इन 3 रक्त समूहों की खोज किसने किया, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। और हम बात करें ए बी रक्त समूह की खोज, ए बी रक्त समूह की खोज, ए बी रक्त समूह की खोज, तो इसकी खोज काकटेलो व स्टर्लिन ने किया था। किसने किया था, काकटेलो व स्टर्लिन ने किया था। काकटेलो व स्टर्लिन ने किया था।
मित्रों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग देख लेते हैं RH फैक्टर। क्या देख लेते हैं? RH फैक्टर क्या होता है या RH कारक क्या होता है। देखिए RH फैक्टर या इसी को हम क्या बोलते हैं? RH कारक। RH फैक्टर या कारक क्या होता है? मित्रों RBC की सतह पर क्या पाया जाता है? एंटीजन RH एंटीजन। यदि RH देखिए RBC की सतह पर यदि RH एंटीजन पाया जाता है, RH एंटीजन ये एक प्रकार का एंटीजन होता है। RH एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाता है। पॉजिटिव कहलाता है। और यदि नहीं पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहलाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा इसी पर हम सर्वदाता और सर्वदात्री की बात कर देते हैं। सर्वदाता किस ग्रुप को बोलते हैं और सर्वग्राही किसे कहते हैं? सर्वदाता और सर्वग्राही की बात करते हैं। तो जो सर्वदाता होता है वो नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? सर्वदाता। और AB जो पॉजिटिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने RBC को कंप्लीट किया मित्रों, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों हम अगले वीडियो में WBC और प्लेटलेट्स तथा रक्तवाहिनियाँ या रुधिर वाहिनियाँ और रक्त के थक्का बनने के प्रोसेस को समझाने का प्रयास करूंगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों को भी शेयर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।